शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले आपको सूट बूट वाले उसामा बिन लादेन से मिलवाएंगे। ये वो तमगा है जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मिला है। आज ट्रंप को भी वर्दी वाले इस उसामा को जरूर देखना चाहिए जो मुनीर और पाकिस्तान को खुश करने के चक्कर में धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं। एक बड़ी खबर उन लोगों के लिए जिनके पास 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को रोक दिया। साथ ही केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एसआईआर पर भी बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि आधार और राशन कार्ड को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। साथ ही यह भी पूछा है कि मृत लोगों के नाम हटाने में दिक्कत क्या है। आज वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर अब सत्ता का कलेश शुरू हो गया है। डॉग लवर्स की नाराजगी के बाद न सिर्फ मेनका गांधी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, बल्कि राहुल गांधी ने भी कहा कि बेजुबान पशुओं को इस तरह हटाना क्रूरता है। एक बड़ी खबर जस्टिस वर्मा पर, जिनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर एक शुभ समाचार है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिनके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और आखिर में एक सवाल जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, आखिर जया बच्चन को इतना गुस्सा क्यों आता है? दरअसल एक वायरल वीडियो में जया बच्चन एक शख्स को धक्का देती दिख रही हैं। ये शख्स उनके साथ सेल्फी ले रहा था, जिससे वो भड़क गई। वीडियो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का बताया जा रहा है। आज सबसे पहले सत्ता की वर्कशॉप में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सेना प्रमुख की वैचारिक मरम्मत करेंगे, जिनकी तुलना खूंखार आतंकी से हो रही है। ऐसे आतंकी से जिसने अमेरिका पर बड़ा अटैक किया था, ऐसे आतंकी से जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर खत्म कर दिया था। फिर भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका की धरती से परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। यही वजह है कि उनकी तुलना आतंकी से हो रही है। तो बिना देर किए, वक्त गवाए, आपको सत्ता के वर्कशॉप में आज के मेहमान या विलन से मिलवाते हैं। नाम है असीम मुनीर, जिन्हें आप फील्ड मार्शल नहीं, फेल्ड मार्शल और डिरेल्ड मार्शल भी कह सकते हैं। और आज का नया परिचय यह है कि इन्हें सूट बूट वाला लादेन कहा जा रहा है। जी हां, उसामा बिन लादेन की बात हो रही है। मुनीर की मरम्मत आज तसल्ली बख्श की जाएगी, क्योंकि वर्दी वाले जनरल को सूट बूट वाला लादेन कहा जा रहा है। असीम मुनीर पर यह आरोप किसने लगाए, इसकी सच्चाई क्या है, वजह क्या है, लादेन और मुनीर में समानताएं क्या हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। मुनीर के कट्टर विचारों की धुलाई होगी। तो सत्ता की वर्कशॉप का शटर उठाते हैं, मुनीर का धुलाई कार्यक्रम शुरू करते हैं। असीम मुनीर, या कहें वो असीम मुनीर जो कि अब अमेरिका जाकर फिर से बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं। तो यह है सत्ता का वर्कशॉप। देखिए, हमारे जितने भी न्यूज मित्र हैं, सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को कई उनके मन में सवाल होंगे। आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर किसी देश के सेना प्रमुख की तुलना आतंकी से क्यों हो रही है, इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी है। सूट बूट वाले लादेन यानी मुनीर की मरम्मत की 3 प्रमुख वजह। पहली वजह यह है कि मुनीर की सोच आतंकी उसामा बिन लादेन जैसी है। दूसरी वजह है दुनिया को बर्बाद करने की मुनीर की प्रबल परमाणु इच्छा। तीसरी वजह है ट्रंप की चापलूसी से तानाशाह बनने की ख्वाहिश। दरअसल असीम मुनीर अमेरिका और यूरोप के दौरे पर हैं। अमेरिका में उन्होंने यह कहा कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु हथियारों से आधी दुनिया को डुबो देंगे। इस बयान के बाद अमेरिका में पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने मुनीर की तुलना उसामा बिन लादेन से की है। इसके लिए उन्होंने कई वजह भी बताई, आपको पूरी बात सुनाएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि मुनीर की कट्टर बुद्धि को सुधारने के लिए सत्ता की वर्कशॉप में क्या क्या औजार हैं। हथौड़े से मुनीर की आतंक प्रेमी कट्टर सोच पर प्रहार करेंगे। प्लास से
मुनीर की परमाणु धमकी वाले तारों को खींचेंगे। पहले हथौड़ा, उसके बाद प्लास। मुनीर के नफरत वाले नट बोल्ट को कसेंगे पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर। ट्रंप के लिए मुनीर की चापलूसी वाली कूटनीति को कसेंगे। ग्रीस से मुनीर के युद्ध वाले नफरती विचारों की सर्विस करेंगे। वैसे ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर की सर्विस अच्छे से हुई थी, इसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा। अब वो परमाणु हथियारों वाली ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं, इसीलिए मरम्मत तो जरूरी है। अमेरिका की जमीन से मुनीर ने परमाणु धमकी दी थी और अमेरिका में पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन मुनीर को सूट बूट वाला लादेन बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुनीर को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी। देखा जाए तो यह ट्रंप के लिए भी सख्त मैसेज है। देखिए, अमेरिका का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। पहले वो एक विलेन को पिक करते हैं, उसको हीरो बनाते हैं, और फिर वापस उसको विलेन बनाते हैं खुद हीरो बनने के लिए। जैसे उसामा बिन लादेन, जैसे सद्दाम हुसैन, और अब शायद मुनीर। पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के बीच गुप्त गठबंधन वाली चर्चा आपने कई बार सुनी होगी। आपने कई सबूत भी देखे होंगे। पाकिस्तान में आतंकियों की रैली की तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख की लादेन जैसी आतंकी से तुलना पहली बार हो रही है। यह मैसेज पूरी दुनिया के लिए है, विशेष तौर पर ट्रंप के लिए है, जो मुनीर को मेहमान बनाकर रखते हैं और परमाणु धमकी देने की अनुमति देते हैं। आपको आज यह भी जानना चाहिए कि आखिर लादेन और मुनीर में क्या समानताएं हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको हमने 4 श्रेणी में रखा है। पहली श्रेणी है विचारधारा वाली। लादेन ने आतंक से पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, वैसे ही मुनीर आतंक की आग को बढ़ावा देते हैं। इसके कई उदाहरण पूरी दुनिया देख चुकी है और आपने कश्मीर में भी देखा। दूसरी कैटेगरी है इरादे वाली। लादेन विश्व शांति का दुश्मन था, अब मुनीर का इरादा भी आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबने का है। तीसरी कैटेगरी है लादेन और मुनीर के मिलते जुलते मकसद वाली। लादेन की दुश्मनी अमेरिका और पश्चिमी देशों से थी, वहीं मुनीर की दुश्मनी भारत से है, और चीन अगर उसका दोस्त है तो अमेरिका को भी वो धोखा जरूर देंगे। चौथी कैटेगरी है आपराधिक रिकॉर्ड वाली। लादेन ने अमेरिका पर 9/11 हमला कराया था। इसी तरह सूट बूट वाले लादेन यानी मुनीर भी आतंकी हमले की प्लानिंग करते रहते हैं, आतंकियों को उकसाते रहते हैं। देखिए, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के प्यार में ट्रंप अंधे हो चुके हैं? क्या ट्रंप मुनीर की चापलूसी की चट्टान पर विराजमान है? क्या दुनिया डुबोने की धमकी वाले मुनीर से ट्रंप की साठगांठ है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीने से अमेरिका पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इसका लेटेस्ट उदाहरण है बीएलए को अमेरिका की ओर से आतंकी घोषित करना। बीएलए मतलब यह कहें कि मुनीर को ट्रंप की चापलूसी के लिए आशीर्वाद मिल गया तो गलत नहीं होगा। यह भी कहें कि मुनीर के सिर पर ट्रंप का हाथ है तो भी गलत नहीं होगा। आपको बताते हैं कि कैसे ट्रंप ने मुनीर की एक और मुराद पूरी कर दी है। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। यह घोषणा मुनीर के अमेरिका दौरे के ठीक बाद में हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी दी है। यहां पर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नीति और नीयत को समझिए। एक तरफ आजादी मांगने वाले बलोच आतंकी घोषित किए गए हैं, वहीं आजादी छीनने वाला पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है उसको मित्र बताया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात, बीएलए के लोगों के साथ जितना भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, जितनी भी किडनैपिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उसके ऊपर अमेरिका एकदम खामोश है। इन्हीं वजहों से आज मुनीर और ट्रंप दोनों के कट्टर विचारों की सर्विसिंग की जरूरत है। आप ये भी समझिए, अमेरिका के इस फैसले के बाद अब कैसे पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में अत्याचार की वर्कशॉप शुरू कर देगी। बलूचिस्तान में पाक आर्मी का अत्याचार बढ़ेगा, पहले ही कम नहीं था। बलोच आजादी की आवाज दबाई जाएगी। आतंक के नाम पर आम बलोच मारे जाएंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे, बलोचों को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, किडनैपिंग होगी, जाके घरों से हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं करेगा। अमेरिका की जमीन से परमाणु धमकी के बाद मुनीर यूरोपीय देश बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स गए। वहां भी उन्होंने ट्रंप की चापलूसी में कोई कमी नहीं छोड़ी। ब्रुसेल्स में मुनीर ने खुद को शांति का दूत बताया। ट्रंप की चापलूसी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पीस मेकर और पीस लवर हैं।
पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। इसका पहला क्रेडिट पाकिस्तान को ही जाता है। मुनीर की इसी हरकत की वजह से अमेरिका वही कर रहा है जो पाकिस्तान चाह रहा है। पाकिस्तान के प्यार में, बल्कि चाटुकारिता में अमेरिका अंधा हो चुका है। अमेरिका का फैसला पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल वाला है। आज आपको बलूचिस्तान का इतिहास भी जानना चाहिए। पूरी तस्वीर के साथ आपको बलूचिस्तान की पूरी कहानी बताते हैं। ये बात 1947 की है। खान ऑफ कलात बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश बनाना चाहते थे। बलूचिस्तान को नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में बैठक भी हुई। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात समेत कई रियासतों को मिलाकर बलूचिस्तान बनाने का सुझाव भी दिया था। 11 अगस्त 1947 को कलात रियासत को स्वतंत्र देश बनाने का समझौता हुआ। बाद में जिन्ना अपने वादे से पलट गए, बलूचिस्तान को आज़ाद मानने से मना कर दिया। मतलब यह कि बलूचिस्तान को उस वक्त से धोखा दिया जा रहा है। जिन्ना ने अक्टूबर 1947 में कलात को पाकिस्तान का हिस्सा माना लिया। आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में जुल्म कर रही है। इस वजह से मुनीर की मरम्मत की जरूरत ज्यादा है। वर्ष 2003 से अब तक बलूचिस्तान में 7,000 लोग लापता हैं। 7,000। हर वर्ष 300 बलोचों की हत्या की जाती है। यह असलियत है मुनीर की। यही वजह है पाकिस्तान मीडिया में भी मुनीर की आलोचना हो रही है। पाकिस्तान की सेना को अत्याचारी बताया जा रहा है। आप सुनिए पाकिस्तान के लोग कैसे मुनीर की धुलाई कर रहे हैं। सत्ता की वर्कशॉप में अब वक्त है मरम्मत के मैसेज का। पहला मैसेज है विनाश काले मुनीर बुद्धि। अमेरिका और ब्रुसेल्स में मुनीर का बयान सुनकर लगा जैसे कोई अपने घर का ताला खोलकर चाबी पड़ोसी को दे दे और फिर मुस्कुराते हुए कहे अब आप ही संभाल लीजिए। कुल मिलाकर यह जुगलबंदी खुद अमेरिका को और पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी। इस समय ट्रंप जिस रोग से ग्रस्त हैं उसे 4 शब्दों में बयां किया जा सकता है, विनाश काले मुनीर बुद्धि। दूसरा मैसेज, ट्रंप का धृतराष्ट्र अवतार। भारत की निंदा और अमेरिका की चाटुकारिता करके मुनीर ने ट्रंप के दिल में और उनकी कूटनीतिक गोद में जगह बना ली है। और ट्रंप की गोद में स्थापित होने के बाद मुनीर परमाणु किलकारियां मार रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि पूरी दुनिया को मिटा देंगे। इसे देखकर लगता है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की नहीं, एक जोड़ी नई आंखों की जरूरत है ताकि वो सच्चाई को देख सकें। तीसरा मैसेज है सूट बूट वाले लादेन से पूरी दुनिया को बचकर रहना होगा। यह आदमी पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ट्रंप का सेवक है। यह बात इंपॉर्टेंट है। दुनिया को यह सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान की आतंकी और परमाणु गतिविधियां अब अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान की परमाणु चाबी मुनीर पहले ही कट्टरपंथियों को दे चुके हैं। सत्ता में अब ऐसी खबर जो देश के कुछ लोगों को चुभ सकती है। ये वो लोग हैं जो आवारा कुत्तों के प्रति इतने भाव विभोर हो गए हैं कि मानवता के प्रति इनकी संवेदना विलुप्त होती जा रही है। कल हमने आपको दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर एक निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार आवारा कुत्ते पकड़कर शेल्टर होम में डाले जाएं और अगर कोई इसमें रुकावट डालता है तो सख्त कार्रवाई हो। लेकिन कोर्ट के आदेश से डॉग लवर्स को इतना कष्ट हुआ है कि वो कुछ घंटे बाद ही पशु प्रेम का झंडा उठाकर दिल्ली में प्रदर्शन करने निकल पड़े। हालांकि यही डॉग लवर्स तब मौन व्रत धारण कर लेते हैं जब आवारा कुत्ते राह चलते किसी को काट लेते हैं या इससे किसी की जान चली जाती है। आज ऐसे सभी डॉग लवर्स के लिए हमारे पास एक बहुत मुश्किल प्रश्न पत्र है। सवाल है, आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर यह डॉग प्रेमी क्लब भड़क जाता है, लेकिन कातिल स्ट्रे डॉग्स पर मौन व्रत क्यों रख लेते हैं? आए दिन आवारा कुत्ते जिन लोगों को काटते हैं या जिनकी हत्याएं करते हैं, क्या ये डॉग लवर्स उनके परिवारों को जाकर पशु प्रेम वाली दलीलें दे सकते हैं? आवारा कुत्तों के लिए इंसानों की जिंदगी क्या खतरे में डालना सही है? पशु प्रेम समझ में आता है, लेकिन आवारा पशुओं को लेकर इस तरह का अंधा प्रेम कितना जायज है? और सवाल यह भी है, क्या पशु अधिकारों के लिए मानव अधिकारों की बलि उचित है? कल आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एनिमल एक्टिविस्ट और डॉग लवर्स इंडिया गेट साथ दूसरे इलाकों में पहुंचे और धरना दिया,
उनके तर्कों में पशु प्रेम तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन इंसानों की जिंदगी के प्रति संवेदनहीनता की मात्रा बहुत ज्यादा थी। डॉग लवर्स का सवाल था, आखिर आवारा कुत्तों का क्या कसूर है? तो क्या कसूर उन इंसानों का है जो सड़कों पर निकलते हैं और उन्हें ये कुत्ते बिना किसी वजह के शिकार बना लेते हैं? डॉग लवर्स पूछ रहे हैं, कुत्तों को सड़क से हटाने का आदेश क्यों दिया गया? तो क्या रोक इंसानों के बाहर निकलने पर लगाई जाए? जो लोग डॉग लवर क्लब में शामिल हैं वो चाहते हैं कि आवारा कुत्तों की रक्षा हो, लेकिन क्या कोई बताएगा कि इन खूंखार कुत्तों से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की रक्षा कैसे होगी? डॉग लवर चाहते हैं कि कुत्तों को कहीं भी ना छोड़ा जाए। तो क्या आवारा कुत्ते इंसानों की जान ऐसे ही लेते रहेंगे, उन्हें राह चलते काटते रहेंगे और फिर पीड़ितों को पशु प्रेम वाली घुट्टी पिला दी जाएगी? पहले इस पर आप एक न्यूज रील देखिए जिसमें डॉग लवर्स का पशु प्रेम है, तो उन पीड़ितों के सवाल हैं जो आवारा कुत्तों के शिकार हुए। अच्छा डिसीजन है। जैसे इंसानों को घर की ज़रूरत होती है, उनके लिए भी घर होना चाहिए। जो आवारा कुत्ते हैं उनका भी प्रॉपर टेक केयर होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए उनका जो टेक केयर करे। पब्लिक को भी आसानी होगी। ये नहीं कि गली मोहल्ले में हम कहीं भी निकलते हैं तो आवारा कुत्ते ज़रूर मिलते हैं और उनका खतरा रहता है रेबीज फैलने का, वो काटते हैं। बच्चे स्कूल जाते वक्त भी डरते हैं, जब मर्जी वो तो झपट्टा मार लेते हैं। ऐसे आवारा कुत्ते तो हटने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश बिल्कुल अच्छा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कुत्तों को सब शेल्टर में डाला जाए, तो वैसा ही होना चाहिए। बाकी हम सुनते हुए तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं। तो 3 लाख कुत्ते एक पॉन्ड में रखने के लिए कितना एक्सपेंस आएगा? एक डॉग का 1 महीने का खर्चा होता है 5,000 रुपये। 3 लाख का कितना खर्चा आएगा? आई डोंट नो गवर्नमेंट कैसे करेगी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। जब हम बहुत बड़ी संख्या में किसी भी पशु को उठाकर एक जगह पर रखते हैं तो वो जगह एक पोटेंशियल बायोहैज़ार्ड बन जाती है। वहाँ इतने पैथोजेंस बनते हैं, जो इस प्रकार का कंसंट्रेशन कैंप हम बनाते हैं, वहाँ इतनी बीमारियाँ फैलती हैं कि आस पड़ोस में किलोमीटरों तक कोई रहने लायक उस जगह को नहीं रख पाएगा। तो मतलब द सोल्यूशन शुड नॉट बी अ बिगर प्रॉब्लम। फैसले में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, बजट प्रॉब्लम्स भी आएंगी इतने सारे शेल्टर होम बनने में। पहले सुप्रीम कोर्ट से हटेंगे, यहीं से ये आगाज़ होगा, यहीं से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद पूरे दिल्ली एनसीआर से। पिछले महीने एक केस की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि डॉग लवर्स आवारा कुत्तों को अपने घर में खाना क्यों नहीं देते थे और घर में शेल्टर होम क्यों नहीं खोल देते। कोर्ट की इस बात में दम भी था और तर्क भी। इसीलिए अगर डॉग लवर्स चाहें तो आवारा कुत्तों वाले इस कलेश को अपने एक फैसले से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए बस उन्हें थोड़ा बड़ा दिल दिखाना होगा। डॉग प्रेमी क्लब के लिए सत्ता का सुझाव यही है कि वो आवारा कुत्तों को अपने घर में रख सकते हैं, आवारा कुत्तों को घर लाकर उन्हें प्रेम से खाना खिला सकते हैं। इससे उन्हें पुण्य भी मिलेगा और पशु प्रेम वाली असीम इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। इसीलिए हर डॉग लवर अपने घर में कम से कम 10 आवारा कुत्ते ले जाए और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो सड़कों से आवारा कुत्तों वाली समस्या खत्म हो सकती है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों वाला सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कैसे पूरा होगा, इसके विरोध में कई तर्क दिए जा रहे हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की दलील है, दिल्ली में करीब 3 लाख आवारा कुत्ते हैं। अगर इन्हें सड़कों से हटाना है तो 3000 शेल्टर होम बनाने होंगे। शेल्टर होम में ड्रेनेज, पाइप, शेड, किचन और चौकीदार होगा। इसकी लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए होगी। क्या दिल्ली के पास इतने पैसे हैं? लेकिन अब यह मामला सिर्फ पशु प्रेमियों तक सीमित नहीं रहा। अब दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों पर राजनीतिक कलेश भी शुरू हो गया है। इस कलेश में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं और लिखा है, ये दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटाया जाए। शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल का तरीका अपनाया जाना चाहिए। इससे बिना क्रूरता के भी डॉग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। जबकि बीजेपी कह रही है कि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान बहुत जरूरी था और कोर्ट के आदेश को पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया जाएगा। अफसोस है कि जज ने बिना सोचे, बिना इसको एजुकेट करे, बिना किसी की बात सुने, बिना कोई आर्ग्यूमेंट सुने, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया।
अब ये गुस्से में उन्होंने बोला है, इसके साथ जीना सीखो। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सारे कुत्तों की नसबंदी हो, सब अपनी जगह में वापस छोड़े जाएं, ताकि वो शांत रहें। जब उनको रिलोकेश करते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, तो कुत्ते काटते हैं। अगर मेनका गांधी जी को लगता है कि इसके अंदर कोई गलती है, तो केंद्र सरकार इस कानून के खिलाफ अपील में जाए। ये जो ऑर्डर है इसको रिव्यू में जाए। बाहर बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। देखो, शेल्टर होम भी बनेंगे, कुत्तों को मेंटेन भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तैयार है काम करने के लिए। पर कहीं ना कहीं जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक आप ये इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से दे देते हैं? अकाउंटेबल जिसको करना चाहिए था उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं तय कर सारा स्ट्रे डॉग्स के ऊपर कि हमारी आंखों के सामने से इनको हटा दीजिए, शेल्टर होम्स भेजिए। शेल्टर होम्स कहाँ हैं? कोई सुप्रीम कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि कहाँ से ये सही है। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो कई तरह के समस्याएं पैदा कर रहे हैं, कई तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसलिए उसका समाधान जरूरी है। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हर उस शख्स से जुड़ी है जिसने अपनी कार को परिवार के सदस्य की तरह अच्छे से संभाल के रखा ताकि वो लंबे वक्त तक उसका साथ देती रहे। ऐसे कार मालिकों के लिए आज एक शुभ समाचार आया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर नया आदेश दिया है। इसके बाद दिल्ली में अब पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां फिलहाल कबाड़ होने से बच जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर फिलहाल बैन नहीं लगेगा और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर 4 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसके बाद इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। सीजेआई बीआर गवाई ने कहा है कि पहले कारें 40 से 50 साल तक चलती थीं, अब भी विंटेज कारें हैं। ऐसे में पुराने वाहन मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को बैन करने पर लंबे वक्त से बहस चल रही थी। इसकी शुरुआत तो वर्ष 2014 में हुई। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगाई। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों का ईंधन देने पर प्रतिबंध लागू किया। इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से ही याचिका दायर की गई जिसमें 2018 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का मकसद क्या था, इसके पीछे क्या तर्क दिया गया था। तर्क था इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे पेट्रोल और डीजल की मांग कम होने की संभावना थी। तर्क यह भी दिया गया था कि नई गाड़ियां ज्यादा सुरक्षा फीचर्स के साथ आती हैं, ऐसे में सुरक्षा में भी इजाफा हो जाएगा और पुरानी गाड़ियों के हटने से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आ सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से दिल्ली में चल रही पुरानी गाड़ियां फिलहाल चलती रहेंगी। इस फैसले को पुराने कार मालिकों के लिए राहत की तरह देखा जा रहा है। अगर दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की बात करें तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इस वक्त ईओएल यानी एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी में करीब 62 लाख गाड़ियां हैं। इनमें से 41 लाख सिर्फ 2 व्हीलर्स हैं। दिल्ली के साथ लगते एनसीआर के इलाकों में भी ऐसी गाड़ियों की संख्या करीब 44 लाख है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस भावना को समझा कि उम्र के लिहाज से व्हीकल बैन नहीं होना चाहिए बल्कि पोल्यूशन के लिहाज से होना चाहिए और अभी इसके अंदर फौरी तौर पर यह राहत दी है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हम अपना केस जस्टिफाई कर पाएंगे और दिल्ली को जहां पोल्यूशन से राहत देंगे वहीं उनकी 10 साल और 15 साल की गाड़ियां जो उनको बहुत प्यारी थी उसको भी बचाने में हम राहत दिलाने में कामयाब होंगे। और सत्ता में अब सीधे लखनऊ में यूपी विधानसभा चलते हैं, जहां आज एक मंत्री जी ने एक विधायक को बीवी की कसम खाने की चुनौती दे दी। मामला पानी से जुड़ा था, जहां विधायक ने आरोप लगाया था कि उनके गांव में पानी नहीं है। इससे मंत्री जी नाराज हो गए और कहा खाओ बीवी की कसम। बीवी कसम वाला ये संवाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और समाजवादी विधायक फहीम इरफान के बीच हुआ। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो मैं गारंटी से करो, आज ही रिजाइन कर दूंगा यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो। माननीय मंत्री जी, बीवी की कसम तो ना खाएं क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में। चलिए अब खबरों के पॉलिटिकल सर्कल में चलते हैं, जहां
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से संसद तक शो स्टॉपर बना हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष अब फुल एंड फाइनल करने के मूड में है। कल मुकाबला सड़क पर था, आज संसद और कोर्ट दोनों पक्ष का एनकाउंटर हुआ है। एक तरफ संसद में विपक्ष वोटर लिस्ट के मुद्दे से हिलने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों के वकील अपनी दलील से चुनाव आयोग को घायल कर रहे हैं। चुनाव आयोग को कोर्ट में अलग अलग तरह के सबूतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे चुनाव आयोग के वकील काफी नाराज भी हुए हैं। हमने इन दोनों खबरों पर सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसे एक एक करके विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात होगी संसद वाली कुंजी की, जिसमें आज मिंता देवी की एंट्री हुई और प्रियंका गांधी खुद मिंता देवी के साथ थीं। दरअसल प्रियंका गांधी आज टी शर्ट पहनकर संसद पहुंची। उनकी टी शर्ट पर एक महिला की तस्वीर बनी थी। जिस महिला की तस्वीर थी उनका नाम है मिंता देवी। दावा है कि यह महिला बिहार के सिवान की रहने वाली है। बिहार में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इस महिला की उम्र 124 वर्ष है, जबकि असलियत में इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में मिंता देवी की उम्र गलत बताई गई। इसी को मुद्दा बनाकर प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई सांसदों ने टी शर्ट पर मिंता देवी की तस्वीर प्रिंट कराई। इस टी शर्ट पर पीछे की तरफ 124 नॉट आउट लिखा हुआ था। ये एक तरह से चुनाव आयोग पर कटाक्ष करने के लिए किया गया था। मिंता देवी दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। कांग्रेस ने इस खामी को मुद्दा बनाते हुए वोटर लिस्ट एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। उधर राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि ये एक वानगी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। हर पार्टी, हर भारतीय को किसी भी मुद्दे में प्रोटेस्ट करने का राइट है, मगर सदन में दूसरे सदस्यों का हक को छीनने का अधिकार नहीं है। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। जो वोट कटा है वो सबका वोट कटा है। जो मर गए उनका वोट कटना है, जो अभी छूट गए हैं 124 पीठ पर लिख करके नौटंकी कर रहे थे। इसी के लिए तो समय है, 1 महीना दिया है चुनाव आयोग। राजनीतिक लड़ाई से अलग बिहार एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची की बेंच ने इस मुद्दे पर दायर अलग अलग याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस बात से सहमति जताई कि आधार और राशन कार्ड निर्णायक सबूत नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि एसआईआर में मृत लोगों को हटाया जाएगा, इसमें आपत्ति क्या है। इसके बाद आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने कहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में आयोग ने 12 लोगों के मृत होने का दावा किया है, जबकि वो जीवित पाए गए हैं। वहीं एक दूसरी घटना में भी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थीं। ये दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया है, ये सही किया जा सकता है क्योंकि ये एक मसौदा था।